बात 2003 की है। लखनऊ जेल में बंद एक गैंगस्टर से मिलने कुछ मुलाकाती आते हैं, जिस पर उस गैंगस्टर का साफ निर्देश होता है जेल प्रशासन को कि मुझसे मिलने आए किसी भी मुलाकाती की कोई तलाशी नहीं होगी, उसे मुझसे मिलने के लिए सीधा अंदर मेरे पास भेज दो। अब जेल के जो अधिकारी होते हैं वो तो उसके खौफ से वाकिफ होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जेलर थे उस वक्त वो नए थे, इसलिए वो सभी मुलाकाती की एक एक कर तलाशी शुरू करवा देते हैं। जिस पर उस बाहुबली गैंगस्टर को इतना गुस्सा आता है कि वो एक मुलाकाती से पिस्तौल छीनता है और सीधे उसे ले जाकर जो जेलर होता है उसके माथे पर सटा देता है और गरियाते हुए कहता है कि तुम एक बार जेल के बाहर मिलो, तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज तक मैंने क्राइम कनेक्ट पर आपको बहुत से गैंगस्टर की कहानी सुनाई है, जिसमें अतीक से लेकर शहाबुद्दीन तक शामिल है। लेकिन आज जिस गैंगस्टर की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी से मैं आपको कनेक्ट करूँगा, उसका दायरा किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है और वो गैंगस्टर अभी भी जिंदा है, जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके जुर्म पर किसी का कोई बस नहीं है। वो गैंगस्टर ऐसा है कि वो अकेले आतंक नहीं फैलाता है, बल्कि उसका पूरा परिवार जो है वो अपराध में लिपटा हुआ है। कहते हैं एक बार जब वो गैंगस्टर जेल में बंद था तो रोज उसके बैरक में बुरके में एक औरत उससे मिलने आती थी और उस दौरान पूरे जेल का सीसीटीवी बंद रहता था, लेकिन उस पर सवाल करने वाला कोई नहीं था। इतना सब होने के बाद भी जो ये अपराधी होता है ये अपने कुनबे के लोगों के लिए रॉबिन हुड होता है और उस गैंगस्टर का नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी शुरुआत से ही ऐसी थी कि जैसे मानो उसने होश संभालते ही क्राइम के दुनिया में अपना पांव जमाना शुरू कर दिया हो। 63 में जन्मा मुख्तार 80 के दशक में ही साधु मकनू नाम के एक गैंग में शामिल हो जाता है, मतलब उसका सदस्य बन जाता है और वहीं पे अपराध के 9-5 को समझने लगता है। फिर वो जो ठेकेदारी का धंधा होता है उसमें भी घुसता है और कहते हैं ना कि ठेकेदारी का धंधा जो होता है वो कोई गुंडा ही संभाल सकता है और मुख्तार तो पहले से ही गुंडा आदमी था। और फिर देखते ही देखते उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है ना कि 1988 में वो एक बड़ा कांड कर देता है। होता ये है कि मंडी परिषद में ठेकेदारी को लेकर उसका एक लोकल ठेकेदार के साथ झड़प हो जाता है और ये झड़प लड़ाई झगड़ा इस तरह से बढ़ता है आगे कि मुख्तार एक उसी लोकल जो ठेकेदार होता है उसकी हत्या कर देता है। और इसी सचिदानंद हत्याकांड के बाद जो ये मुख्तार होता है वो एक छोटे मोटे गुंडा से नामजद क्रिमिनल बन जाता है। इस पूरे मामले के बाद भी उसके अंदर ना तो पुलिस का डर होता है और ना ही सिस्टम का, और फिर देखते ही देखते वो एक के बाद एक क्राइम करते ही चला जाता है। उस समय ठेकेदारी की दुनिया में ब्रजेश सिंह का एक बड़ा नाम हुआ करता था, हर ठेकेदारी पर उसी का कब्जा हुआ करता था। लेकिन मुख्तार चाहता था कि ठेकेदारी का जितना भी धंधा था उस पर उसका स्टैंप लगे, लेकिन यहाँ पर ब्रजेश सिंह भी कोई कच्चा खिलाड़ी होता नहीं है और इसी से उन दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रजेश सिंह भी एक माफिया डॉन था, इधर मुख्तार जो था ये भी डॉन बनने की तैयारी में था। अब दोनों के बीच ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच गैंग वार होने लगता है और फिर एक दिन जो मुख्तार होता है ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन उसको पकड़ने की जो ये लड़ाई होती है पुलिस की, ये उनके लिए ही बदनसीब साबित होता है, क्योंकि जो मुख्तार होता है वो 2 पुलिस वाले को मारकर फरार हो जाता है। अब मुख्तार के इस कारनामे से पूरे सूबे में उसका दबदबा बढ़ने लगता है, क्योंकि इस बार उसने किसी ठेकेदार या किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मारा था, बल्कि 2 पुलिस वाले को मारा था। और जो पुलिस वाले को ही मार दे उससे भला कौन पंगा ले। फिर देखते ही देखते हर तरह के ठेकेदारी का जो ठेका था वो मुख्तार के झोली में आने लगा। फिर चाहे वो सरकारी ठेका हो, शराब की ठेकेदारी हो या फिर कोयले की काले बाजारी, हर जगह बस मुख्तार का ही राज कायम होने लगा। पर अब तक मुख्तार सिर्फ एक गुंडा ठेकेदार था और गुंडा तो गुंडा होता है, कल को कोई बड़ा रंगदार आता तो उसे उखाड़ फेंकता। इसलिए मुख्तार बड़े ही शातिर तरीके से राजनीति का सहारा लेता है, राजनीति का दामन थाम लेता है और 1991 में गाजीपुर के ही एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ता है, लेकिन उस चुनाव में वो हार जाता है।
लेकिन यहाँ वो हिम्मत नहीं हारता है और वो दूसरी बार चुनाव लड़ता है 1995 में, लेकिन मऊ के एक सदर सीट से वहाँ से जीत हासिल कर कर वो पहली बार विधायक बनता है और अगले 5 बार तक उस सीट से जीत कर विधायक बनता ही रहता है। अब देखिए, किसी भी गुंडे के लिए उसके मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं वो अपने कारनामे के कारण पुलिस के नज़र में ना आ जाए, पकड़ा ना जाए। लेकिन जब आपके पास सत्ता की ताकत होती है तो पुलिस भी आपके सामने सर झुकाकर बात करती है। अब विधायक बनने के बाद मुख्तार को भी ये अहमियत मिलने लगा था कि उसके मन से पुलिस का भी डर खत्म होने लगा था और अगर किसी बड़े मामले में वो जेल जाता भी था तो जेल उसके लिए किसी 5 स्टार होटल की तरह बदल जाता था और वहाँ पर जो अधिकारी होते थे वो उसके सर्विस स्टाफ बन जाते थे, क्योंकि उसका रसूख इतना ज़्यादा हो गया था, दबदबा इतना ज़्यादा हो गया था कि कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से मुख्तार इतना शातिर था कि वो सीधे तरीके से किसी भी आपराधिक मामले में इन्वॉल्व होने से बचता था ताकि आगे चलकर कोर्ट कचहरी में उसे खुद इन्वॉल्व ना होना पड़े। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे वो जो मुख्तार होता है वो एक और दिमाग लगाता है कि अब बस लोगों को डराने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिससे कि लोग डरने के साथ साथ उसकी इज्जत भी करें। फिर वो अपने पॉलिटिकल पावर, ठेकेदारी और अपने गुंडागर्दी के दम पर जो है ना लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। अपने जो लोग होते हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने लगता है, जो उनके समर्थक होते हैं, जिससे वो उसके नज़र में रॉबिन हुड बनना चाहता था, जो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटे। और कुछ ऐसी ही इमेज वो अपनी क्रिएट भी कर लेता है। आज भी उसके कुनबे में एक ऐसा भीड़ मौजूद है जो मुख्तार को अपना मसीहा मानते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये किसी भी बाहुबली की एक नीति होती है कि अपने लिए एक ऐसी भीड़ तैयार करे जो उसके गलत काम पे भी उनका समर्थन करे और उनके लिए कहीं भी हो हल्ला करने के लिए तैयार हो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन मुख्तार राजनीति में घुसने के बाद अपने रसूख और आतंक के जरिए खूब दौलत बनाता है। अपने जो उसका करीबी होता है, उसके अपने होते हैं, उनको भी खूब फायदा पहुंचाता है। अपने पहुंच से उन्हें राजनीति में भी शामिल करता है और एक तरह से अपने आतंक से वो अपना साम्राज्य खड़ा करते चला जाता है। और आगे चलकर जो उसकी छीना झपटी की नीयत होती है कि कहीं भी कब्जा कर ले, ज़मीन हथिया ले, वैसे ही उसकी नज़र गाजीपुर के महुआ बाग के एक प्लॉट पर पड़ती है जहाँ पे शिया मुसलमान का कब्रिस्तान आबाद हुआ करता था और उसके साथ ही कुछ लोग झुग्गी बनाकर वहाँ रहते थे, चाय की दुकान लगाते थे। अब जो लोग वहाँ रहते थे कहते हैं कि वो भी लीगली वहाँ नहीं रहते थे, मतलब वो भी किसी तरह से कब्जा करके या खाली जगह है तो वहाँ पे घर बसा लेते हैं, उस तरह के लोग ही थे। तो मुख्तार अंसारी जो होता है वो अपने दम पर उस लोगों को वहाँ पर से धीरे धीरे हटाने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर अपना इलीगल होटल भी बना लेता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है। बाद में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी मुकदमेबाजी होती है, खूब केस लड़े जाते हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, लेकिन कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आता है। सारा का सारा जो केस का नतीजा होता है वो मुख्तार अंसारी के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का रसूख ही ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता है। और जो उसके खिलाफ जाता भी था तो बाकायदा मुख्तार की अपनी एक लॉयर्स की टीम होती थी जो उन्हें कोर्ट में किसी भी तरह से गलत साबित कर देते थे। और यहाँ से भी अगर काम नहीं चलता था तो फिर तो मुख्तार अंसारी का भौकाल ही ऐसा था कि सबूत मिट जाते थे और गवाह गायब हो जाते थे। पर कहते हैं ना, हर अपराधी के दिन गिने हुए होते हैं। वो अपने पावर के नशे में चूर होकर कभी ना कभी ऐसी कोई गलती जरूर करता है जिससे कि कानून के सो कॉल्ड लंबे हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। होता यह है कि साल 2002 में मुख्तार का जो भाई होता है अफजाल अंसारी, वो भाजपा के कृष्णानंद राय से एक चुनाव में हार जाता है। अब यहाँ पर मुख्तार के लिए हार का मतलब यही था कि लोगों के नज़र में उसका खौफ खत्म होना, और जब हारे हुए आदमी की कोई इज्जत ही नहीं करता है तो उससे भला डरेगा कौन। इसलिए ये जो मुख्तार अंसारी होता है ये अपना खौफ बढ़ाने के लिए एक नई तैयारी करता है। साल 2005 में मऊ में एक दंगा भड़कता है और कहते हैं उस दंगे के दौरान जो मुख्तार होता है वो खुली जीप में घूमते हुए नजर आता है। ठीक वैसे ही जैसा आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में देखा होगा, मनोज वाजपेयी हजरात करते हुए घूमते हैं। कहते हैं कि उनके गाड़ी पर AK-47 से 500 गोलियां बरसाई गई। अब आप सोच सकते हैं कि इससे बचना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है एक तरह से। पूरे मामले के बाद जब उस गाड़ी में मौजूद लोगों की लाश पहुंचती है तो उससे करीब 60 से भी ज़्यादा गोली बरामद होती है।
बात तो इस पूरे मामले में ये भी निकल कर आती है कि जो ये मुख्तार होता है विधायक कृष्णानंद राय को मरवाने के लिए LMG का भी डील करता है, यानी कि लाइट मशीन गन। वो सेना से एक भगोरा होता है, उससे डील करता है करीब 1 करोड़ रुपए में लाइट मशीन गन की। लेकिन इससे पहले कि मुख्तार के पास वो मशीन गन पहुंचता, पुलिस उसे जब्त कर लेती है। इस पूरे मामले में जो सोचने वाली बात ये निकल कर आती है कि उस मुख्तार अंसारी, जिसे लोग सिर्फ बाहुबली एक जगह का गुंडा समझते थे, उसकी पहुंच इतनी बढ़ जाती है कि उसके पास एक वैसा हथियार आ जाता है जो सिर्फ सेना के पास ही होता है। इन सभी मामले के बाद उसका जो तार है वो आतंकवाद से भी जोड़ कर देखे जाने लगा, उस पर पोटा भी लगता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और मुख्तार अंसारी जेल के तरफ पहुंच जाता है। और वो दिन है और आज का दिन है। सरकारें बदलती रही लेकिन आज तक मुख्तार अंसारी जेल के बाहर नहीं आया है। और बदलते सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए नीति भी बदलने लगा था, जहां पर अपराधियों को कोई माफ़ी नहीं मिल रहा था। ऊपर से मुख्तार अंसारी के ऊपर जो पॉलिटिकल सपोर्ट था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, कोई भी पार्टी उसे अपना नहीं रही थी। और यहीं से जो मुख्तार अंसारी के लिए उसकी ज़िंदगी में काला दिन शुरू हो जाता है और वो जेल के पीछे ही रहता है। मुख्तार अंसारी, जिसने दशकों तक पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अपना आतंक बनाए रखा था, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा परिवार, उसका एक बड़ा बेटा, उसकी बहू और उसकी बीवी तो अभी फरार ही चल रही है। और कल यानी 8 नवंबर को उसका जो छोटा बेटा है उमर अंसारी, उसने कोर्ट में आकर सरेंडर भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत आता है और मुख्तार अंसारी का शायद यही अंत है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या होता है, आगे चलकर ये क्या रुख लेता है, ये तो अभी जानने के लिए बाकी है। और जो भी जैसे होगा उसका अपडेट मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। मुख्तार के कहानी में आज बस इतना ही। इस गैंगस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। बाकी हम नए सफ़र में नए कहानी के साथ मिलेंगे, उसमें नए किरदार होंगे, लेकिन मैं यही रहूँगा आपके साथ क्राइम कनेक्ट पर क्राइम और क्रिमिनल की कहानी सुनाने के लिए, जो आपके आसपास घट रही है, जिससे बचना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे सतर्क रहना आपके लिए ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।